प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक जर्मन यहूदी लड़की द्वारा लिखी गई डायरी का कुछ अंश प्रस्तुत किया गया है। यह जर्मन यहूदी लड़की इस दुनिया में मात्र 16 वर्ष की आयु तक रही, फ्रॉम 1929 टू 1945। उसी के द्वारा ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नीदरलैंड पर जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया था, उस समय यह अपने परिवार के साथ 2 साल तक छुप के रही थी और उसी दौरान ये डायरी लिखी गई है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और मैं सबसे पहले इसकी पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक, जो इस दुनिया में 12 जून 1929 से मार्च 1945 तक रही, एक जर्मन यहूदी लड़की थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मन कब्जे के समय एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 सदस्यों के साथ छिपकर रहते हुए लिखा था। नाजियों के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था, लेकिन जब नाजी कब्जा नीदरलैंड तक फैल गया तो वे वहीं फंस गए। जैसे जैसे यहूदी आबादी के खिलाफ अत्याचार बढ़ते गए, परिवार जुलाई 1942 में उसके पिता ओटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में छुप गए। 2 साल तक छिपे रहने के बाद इस ग्रुप के साथ धोखा हुआ और इन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया। यहीं पर एनी की मौत टाइफस से हुई और एनी की मौत से कुछ ही दिन पहले उसकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक की मौत हुई थी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके पिता उस ग्रुप के अकेले जीवित व्यक्ति थे। युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस एम्स्टर्डम लौट गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की डायरी किसी तरह से बची हुई है। इसके बाद उन्होंने इस डायरी को अंग्रेजी में छपवाने का निर्णय लिया और उसका नाम उन्होंने दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर 12 जून 13वें जन्मदिन को दिया गया था और इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1944 तक की एंट्री की गई है। इसे डच भाषा में लिखा गया था, लेकिन फिर आगे इसको दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह किताब जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक हो गई। एने फ्रैंक लिखती है कि डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए सच में एक अजीब अनुभव है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में न तो मुझे और न ही किसी और को एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचारों में दिलचस्पी होगी। खैर, कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन कर रहा है और मुझे अपने मन की सारी बातें कहने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि एक कहावत है कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा सब्र होता है। मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और घर पर अपनी ठोड़ी हाथों में रखकर बैठी हुई थी, बोर और सुस्त। सोच रही थी कि अंदर रहूं या बाहर जाऊं। आखिर में मैं वहीं रहने का मैंने निश्चय किया, क्योंकि कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है। और किसी और को पढ़ने देने का प्लान मैं नहीं बना रही हूँ इस डायरी को, जब तक कि मुझे कोई दोस्त ना मिल जाए, सच्चा दोस्त ना मिल जाए। और जब कोई मुझे सच्चा दोस्त मिल जाता है तो मुझे इस डायरी को उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं वापस अपने बात पर आती हूँ।
जहाँ से मैंने शुरू किया था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे इसे साफ साफ कहने दीजिए, क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में पूरी तरह अकेली है, और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे माता पिता और एक 16 साल की बहन है, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से तो मेरे पास सब कुछ लगता है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ मज़े करने के बारे में सोचती हूँ। मैं आम रोज़मर्रा की बातों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं, और यही समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं करते हैं। किसी भी हाल में चीज़ें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। अपने मन में इस लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे दोस्त की इमेज को बेहतर बनाने के लिए मैं इस डायरी में फैक्ट्स को इस तरह से नहीं लिखना चाहती जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी दोस्त बने, और मैं इस दोस्त को किट्टी कहने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं सीधे अपनी कहानियाँ किट्टी को सुनाने लगूँ तो कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा परिचय दे दूँ, भले ही मुझे ऐसा करना पसंद न हो। मेरे पिता जो मैंने देखे हैं, जितने भी पिता देखे हैं, उनमें मेरे पिता सबसे प्यारे थे। उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक मेरे पिताजी 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गेट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ, जिनका नाम एडिथ हॉलैंड फ्रैंक है, सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गईं, जबकि मुझे और मार्गेट को मेरी दादी के पास आचेन भेज दिया गया। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में उसके पीछे पीछे गई। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं 6 साल की उम्र तक वहीं रही, जिसके बाद मैंने पहली क्लास में दाखिला लिया। 6ठी क्लास में मेरी टीचर हेडमिस्ट्रेस मिसेस कुपेरस थीं। साल के आखिर में हम दोनों की आंखों में आंसू थे जब हमने एक दिल तोड़ देने वाली विदाई ली। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी खास जश्न के ही बीत गया। दादी की मृत्यु 1942 ईस्वी में हुई। कोई नहीं जानता है कि मैं अपनी दादी के बारे में कितनी बार सोचती हूँ और आज भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। 1942 में यह जन्मदिन का जन्म पिछले वाले की कमी को पूरी करने के लिए थी, और दादी की मोमबत्ती भी बाकी मोमबत्तियों के साथ ही जलाई गई। हम चारों अभी भी ठीक हैं, और आज का दिन 20 जून 1942 है। शनिवार का दिन है, और मैं ये डायरी लिख रही हूँ। प्यारी किट्टी, हमारी पूरी क्लास डरी हुई है। इसका कारण जाहिर है आने वाली मीटिंग है, जिसमें टीचर तय करेंगे कि कौन कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। आधी क्लास शर्त लगा रही है। जीएन और मैं अपने पीछे बैठे 2 लड़कों सीएन और जैक्स पर हंस हंस कर पागल हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत अपनी शर्त पर लगा दी है। सुबह से रात तक यही चलता रहता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं 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 मैं नहीं, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं। जी की मिन्नत भरी नज़रें और मेरे गुस्से वाले आउटबर्स्ट भी उन्हें शांत नहीं कर पाते हैं। अगर मुझसे पूछो तो इतने सारे बेवकूफ़ इस क्लास में हैं कि लगभग 1/4 बच्चों को रोक ही देना चाहिए इसी क्लास में, लेकिन टीचर धरती पर के सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। मुझे अपनी सहेलियों और अपनी चिंता नहीं है, हम पास हो जाएंगे। बस एकमात्र सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे
पक्का पता नहीं है वह है मैथ्स। खैर, हम बस इंतज़ार कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत न हारने के लिए कहते रहते हैं। मेरी अपने सभी टीचरों के साथ अच्छी बनती है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग, जो उम्र में काफ़ी उम्र दराज हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं। वे मुझसे काफ़ी लंबे समय से नाराज़ चल रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करती थी। कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद उन्होंने मुझे ज़्यादा बात करने के कारण एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और विषय दिया गया एक बातूनी लड़की। एक बातूनी, इसके बारे में क्या लिख सकते हो? मैंने तय किया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। मैंने अपने नोटबुक के टाइटल में इसे लिख लिया, उसे अपने बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैं अपने बाकी होमवर्क ख़त्म कर लिए तो निबंध वाला नोट मेरी नज़र में आया। मैंने अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए विषय के बारे में सोचने लगी। कोई भी बकवास कर सकता था और शब्दों के बीच बड़ी जगह छोड़ सकता था, लेकिन असली ट्रिक बात करने की ज़रूरत को साबित करने के लिए मजबूत तर्क देना था। मैंने फिर सोचा और अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने वे 3 पेज लिखे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे और मैं इससे संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की आदत होती है और मैं इसे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इस आदत से कभी खुद को ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे उतनी ही बातें करती हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो। और यह एक ख़ानदानी आदत है और ख़ानदानी आदतों के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे, लेकिन जब मैंने अगले लेसन में भी बात करना जारी रखा तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। इस बार शीर्षक था एक न सुधरने वाली बातूनी। मैंने इसे जमा कर दिया और मिस्टर किसिंग को 2 पूरे लेसन तक मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि तीसरे लेसन में उनका शब्द टूट गया। बोले, एनी फ्रैंक, क्लास में बात करने की सज़ा के तौर पर एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक। मिस्टर चैटरबैक्स ने कहा। पूरी क्लास जोर से हंसी, मुझे भी हंसी आई। हालांकि मैंने बातूनियों के विषय में अपनी सारी बातें पहले ही ख़त्म कर दी थी। अब मुझे कुछ नया सोचने का समय था। मेरी दोस्त सैने, जो कविताएं लिखने में अच्छी है, उसने मुझे शुरू से आखिर तक कविता में निबंध लिखने में मदद करने की कोशिश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस अजीब विषय के साथ मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने यह पक्का निश्चय किया कि मजाक उन्हीं पर उल्टा पड़े। मैंने अपनी कविता पूरी की और यह बहुत सुंदर थी। यह कविता एक माँ जो बत्तख थी और एक पिता जो हंस था उसके बारे में थी, जिसके 3 छोटे बत्तख के बच्चे थे जिन्हें पिता ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। किस्मत से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने कविता क्लास में पढ़ी और अपनी टिप्पणियाँ भी जोड़ी और कई दूसरी क्लास में भी उन्होंने इसे पढ़ा। तब से मुझे बात करने की इजाज़त मिल गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया है। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल मुझसे हमेशा मजाक करते रहते हैं। तुम्हारी एनी।